name is Madhu Saraswat, and I am from Tapladi City, which is situated in Andhra Pradesh. So, well, we will see our chapter 1 of physics, unit 10 measurement. तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमारी जितने भी मेजरमेंट की यूनिट्स हैं, फंडामेंटल बेस यूनिट्स एंड सिस्टम यूनिट, ड्राइव यूनिट, ये इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ हमारी बेस क्वांटिटीज और यूनिट होती हैं इस चैप्टर के अंदर कि एक लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इनके नेम मतलब मीटर, मतलब इनके जो ऐसा यूनिट्स हैं वो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, तो इस तरह से हैं। तो इनके कुछ सिंबल्स भी हैं, इनके कुछ डेफिनेशन भी हैं। आई थिंक यू विल रीड इट। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी यूनिट्स हैं। ये कुछ टाइम की यूनिट्स हैं, मिनट, आवर, डे, ईयर। ये कुछ एंगल मेजरमेंट की डिस्टेंस मतलब सही यूनिट्स हैं, जैसे डिग्री, लीटर, लीटर फॉर वॉल्यूम, टन, टन फॉर वॉल्यूम ऑल्सो, कैरेट, बार, क्यूरी, रोंटन। इस तरह से बहुत सारी हमारे पास यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट्स। और इनके कुछ वेरिएबल्स भी हैं, इनके कुछ स्टैटिक वैल्यूज भी हैं। तो इन सब का यूज हम करते हैं। You have to write it and you have to learn it because it's more important for our entire journey of 11 and 12. तो इसमें कुछ चीजें और आती हैं। इसमें आती हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं कि जब भी हम किसी भी नंबर को एक न्यूमेरिक फॉर्म में रखते हैं तो उसमें जो इंटीजर्स होते हैं उनमें अलग अलग सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। तो उनको हम एक नंबर से डिफाइन करते हैं। जैसे कि जैसा एक नंबर है इन 0.002308, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है, क्योंकि 4 नंबर ही हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखा रहे हैं, बाकी तो 0 है। तो इसके कुछ नियम भी होते हैं, वो मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊं। और इस चैप्टर में कुछ एरर्स का भी बताया गया है, किस टाइप के मेजरमेंट में एरर हो सकते हैं, क्या क्या है। और या दीज आर द सिग्निफिकेंट रूल्स। राउंडिंग ऑफ अनसेंटिटी डिजिट्स, मतलब राउंडिंग ऑफ करने के कुछ नियम हैं। किसी भी ऐसे 1.75 2.746 है, इसको अगर राउंड फिगर में करना है 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक, तो कैसे कर सकते हैं। तो वी विल सी दिस चैप्टर लाइक। तो इसमें कुछ फॉर्मुलेज भी हैं, फॉर्मुलेज से एरर निकालना, जैसे ईच साइड ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय द to be 7.203 meter, what are the total surface area and the volume of the cube approximately। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। बट अगर ये जो मीटर में इसकी लेंथ दी गई है, तो हमें इसी मीटर लेंथ में इसकी फाइनल वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम की, इसी सिग्निफिकेंस में। तो इस तरह से कुछ रूल भी होते हैं इसके। और इसमें कुछ डायमेंशंस भी आती हैं, डायमेंशंस ऑफ फॉर्मूला एंड डायमेंशंस ऑफ इक्वेशंस। मास को हम m से डिनोट करते हैं, लेंथ को l से, टाइम को t से। ये कुछ मतलब कुछ डायमेंशंस आपको याद भी करनी पड़ेंगी। जैसे जो होती है वेलोसिटी, उसकी होती है मीटर पर सेकंड, जैसे m पर l, m l-1। इस तरह से आपको लर्न करना पड़ेगा इनको। तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज तो आपको बहुत सारी चीजें लर्न करनी है, जो आपको केवल इसी चैप्टर में नहीं, बाकी पूरे 11-12 जर्नी में काम आने वाली है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को अगर आपने कर लिया तो हर चैप्टर की इसमें ब्रीफ आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ओके, तो हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं थोड़ा सा ब्रीफ लेने के बाद। तो एक्सरसाइज में 1.1 जो है, 1.1 क्वेश्चन हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक। तो मैं अपना रफ भी शायद इसी में बोल देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। तो मैं सोचता हूँ इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता शायद। तो 1 सेंटीमीटर आपको सबको पता है कि 1 मीटर में 1 मीटर इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका अपोजिट करेंगे तो 10 पावर-2 सेंटीमीटर मतलब मीटर हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर। तो इसी को हम मतलब 10 पावर-2 रख देंगे 10 पावर और हाँ क्यूब निकालना है ना। तो 10 पावर-2 इंटू 10 पावर-2 इंटू 10 पावर-2 3 टाइम्स बिकॉज वी हैव टू डू अ क्यूब। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय itself 3 टाइम्स। ओके तो 10 पावर-6 मीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। The surface area of a solid cylinder of radius 2 and height 10 is equal to। ओके तो इसका एक आपने फॉर्मूला पढ़ा कि एक तो क्या सॉलिड सिलेंडर में एरिया लेते हैं, तो एक तो दोनों ऊपर सरफेस होती है जो ऊपर दिखता है पेंदा, उसको हम पेंदा बोलते हैं। तो उसका दोनों फेज एक तो ऊपर वाला भी होगा, एक नीचे वाला होगा जो दिखता नहीं है। अगर आप एक टैंक लेते हैं तो उसमें ऊपर वाला तला एक नीचे वाला तला, तो मैंने 2 टाइम लिया है पाई आर स्क्वायर एक एरिया ऑफ सर्कल, और उसके बाद 2 पाई आर एच होता है एक सॉलिड सिलेंडर मतलब सिलेंडर की भारी सरफेस का एरिया। तो इन दोनों को ऐड करके अपन आराम से अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि देखिए सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच स्क्वायर। कैलकुलेशन हमारा टाइम ज्यादा खा जाएंगी और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, तो हम अपने कंसेप्ट पे आज ध्यान रखेंगे। ओके अगला अगला क्वेश्चन है अ व्हील मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर मीटर इन 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर कवर करेगा इफ इट इज इट्स स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो एक हमें पता है कि किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, क्योंकि हमें मीटर्स में आंसर निकालना है 1 सेकंड के। तो हम डायरेक्टली अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड निकाल लें तो वो वही स्पीड जो है, क्योंकि 1 सेकंड में आंसर है तो 1 सेकंड रख के अपना आंसर हम तुरंत निकाल सकते हैं। ओके तो 18 दिया गया है और एक रूल है, आप अब यहाँ से याद भी रख लीजिए, इसको लर्न कर सकते हैं कि अगर हम 5/18 से डिवाइड दे दें किसी भी किलोमीटर पर आवर को, किसी भी किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 से मल्टीप्लाई दे दें तो मीटर पर सेकंड आ जाता है। तो इसमें डिवाइड देंगे तो 18 से 18 कट जाएगा एंड 5 शेष रहेगा। तो 5 मीटर पर सेकंड आया, मतलब 5 मीटर 1 सेकंड में, तो अपना आंसर भी 5 हो जाएगा। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज। तो इसमें हम दो तरह की डेंसिटी निकालनी है, एक तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, एक किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ओके तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम या 1000 ग्राम होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में मतलब 10 पावर-2 मीटर होते हैं। तो हम इसी का यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारी रिलेटिव डेंसिटी है ना वो खुद ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रहती है। तो सबसे पहले 11.3 तो यही रहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन किलोमीटर क्यूब ये चेंज हो जाएगा, चेंज होके आपका आंसर आएगा या 11.3 इंटू 10 पावर 3। अब आते हैं हम 1.2 क्वेश्चन पे। 1 किलोग्राम, हाँ ये बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, आई थिंक इसको तो सब लोगों को कर लेना चाहिए। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर सॉरी सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो इसको हमको यूनिट्स देनी है, इसको जो स्टैटिक वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी। तो स्टैटिक वैल्यू में अब हमको ग्राम सेंटीमीटर सेकंड मतलब -(-2) में निकालना है। तो 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम, तो 1000 मल्टीप्लाई, अब 1 मीटर में 10 पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 पावर 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 पावर 5। देखिए इसका आंसर है अपना सॉरी 10 पावर 7, क्योंकि इसका स्क्वायर भी था मीटर स्क्वायर। 10 पावर 7 आंसर है। ओके तो अगला क्वेश्चन यहीं से ले निकालना है। 1 मीटर 1 लाइट ईयर में कितना होगा। अब लाइट ईयर तो आप सब जानते ही है,
स्पेस में जो भी डिस्टेंसेस होती हैं उसको हम लाइट ईयर में मापते हैं, क्योंकि स्पेस में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है एक दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में। ओके, तो इसका कुछ मेजरमेंट है, आपको याद कर रखना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेटली एक लाइट ईयर में 10 पावर 16 मीटर होते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका इनवर्स करेंगे 10 पावर-16 लाइट ईयर हो जाएगा 1 मीटर। अब निकालना है 3 मीटर स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर हावर स्क्वायर में निकालना है। तो इसका एक रूल है, मैंने जो बताया था, 3 × 10⁻³ किलोमीटर होता है। और जैसे सेकंड, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1/360, सॉरी 3000। ओके, इसका ऐसे करेंगे तो 3 × 3600 × 3600 × 10⁻³ दैट इज 3.888 × 10⁻⁴ किलोग्राम आर स्क्वायर। ओके, R-4 ओके। तो हमको जी का वैल्यू निकालना है। जी जो होता है कांस्टेंट फॉर ग्रेविटी, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, तो इसको हमें न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स -2 में दे रखा है। तो इसको सेंटीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स 2 और जी इनवर्स में निकालना है। तो इसके इसका भी रूल है कुछ। तो ये हमको दिया गया है 6.67 × 10⁻11 किलोग्राम मीटर सेकंड। ओके ओके, और निकालना क्या है हमें, सेंटीमीटर सेकंड -2 और ग्राम माइनस। ओके, तो हम इस तरह से करेंगे कि मीटर के ऊपर किलोग्राम और सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इस फाइनली अपना आंसर आएगा 6.67 × 10⁻8 सेंटीमीटर -3 सेकंड -2 ग्राम -1। ओके, तो ये हमारे दोनों फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, that is 1.3. A calorie is a unit of heat. Energy is uh, transist and it equal about 4.2 joule, where 1 joule equal to 1 kilogram meter square second minus 2. Suppose we employ a system of unit in which the unit of mass equals alpha kilogram, the unit of length equals beta meter, the unit of time is gamma second. So the calorie has a magnitude 4.2 sigma -1 beta -2 gamma 2 in term of new unit। मतलब हमें एनर्जी, कैलोरी है, कैलोरी की यूनिट दे रखी है, जूल होता है ना, तो वो दे रखा है। बट अभी फाइनल में हमने क्या करा, कुछ न्यू यूनिट ले ली है, न्यू यूनिट विद अ न्यू स्टैटिक कांस्टेंट। तो हमें इस इन स्टैटिक कांस्टेंट्स के रेफरेंस में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, पहले में N1 क्या दे रखा था, मतलब 4.2 है ना, 4.2 किलोग्राम। तो और मास 1, मतलब मास पहले में क्या था, 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड रहता है, और लेंथ होती है 1 मीटर, टाइम होता है 1 सेकेंड, ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मापांक है। ओके, तो हमें न्यू सिस्टम है जिसमें N2 का वैल्यू निकालना है, और जो M1 M2 दे रखा है वो अल्फा किलोग्राम है, नए स्टैंडर्ड में बीटा मीटर और गामा सेकंड है। ओके, तो इन स्टैंडर्ड्स में हमको अपनी जो कैलोरी की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम, इसका फॉर्मूला रहता है कि जो होता है N2 इक्वल टू N1 इक्वल टू M1/M2, L1/L2, T1/T2, और जो ABC इसके पावर रहते। ओके, तो इसमें पावर तो हमें पता ही है, जो फॉर्मूले के अनुसार कि किलोग्राम 1 पावर है, मीटर 2 है, और सेकंड जो है -2 है। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 4.2 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। ओके, तो एन अपना जो नया है N2 वो इस तरह आया 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा 2। ओके, तो हमारा N2 हमें मिल गया। ओके, अब आते हैं हम अपने 1.4 पे। 1.4 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द, इट वाज जस्ट एरर इन माय लैपटॉप।
तो अब आते हैं अपने 1.4 पे, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट क्लियरली। To call a dimensional quantity large or small in me, it's is a meaningless without specify a standard for comparison. In view of this, reference the following। मतलब इसमें इस क्वेश्चन का सीधा मतलब ये है कि हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं या फिर कुछ चीजें दी गई हैं, उनको एक रेफरेंस देना है लार्ज और स्मॉल के फॉर्म में। मतलब इस तरह है कि हम किसी चींटी को हाथी के कंपैरिजन में लार्ज नहीं बोल सकते, बल्कि मतलब हाँ, अगर चींटी को हम एक किसी एटम से कंपेयर करें तो उसको मतलब उसको बड़ा बोलेंगे इस टाइम पे। ओके, तो इस तरह से हमको रेफरेंस देना है। तो सबसे पहला रेफरेंस है एटॉम आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट देन एन आंट। मतलब हम कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो मतलब वेरी, एटम तो वैसे भी बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, तो कोई सा भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा तब भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि रेफरेंस, अगर हम सन ले लें एग्जांपल में, सन के रिस्पेक्ट में एटम बहुत छोटा है, सन के रिस्पेक्ट में तो हम भी बहुत छोटे हैं, तो हमको एक स्पेसिफिक देना पड़ेगा, वेरी स्मॉल, लाइक इस एग्जांपल में दे रखा है शार्प पेन। ओके, मतलब जो टिप ऑफ शार्प पेन होती है ना, उसके हिसाब से इसको लिया गया है, उससे भी बहुत छोटा होता है एटम। अ जेट प्लेन मूव विद अ ग्रेट स्पीड। तो ऐसा नहीं है कि जेट प्लेन जो है स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा चलता है स्पीड में, तो हमको इसको इसको कम लेना पड़ेगा, या फिर हम इसको ले सकते हैं जेट प्लेन मूव विद अ ग्रेट स्पीड ग्रेटर देन अ ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन। तो इससे रेफरेंस ले सकते हैं। द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज देन कंपेरिजन ऑफ अर्थ। तो हम इसमें हम अपने खुद के बारे में नहीं लिख सकते, क्योंकि हम हमारा मास तो वैसे भी चांद, मतलब अगर हम चांद से कंपेयरिंग करें ना, मून से, तो उसके मुकाबले भी बहुत ज्यादा कम है। किसी भी पर्वत पहाड़ से लें तो उससे भी के मुकाबले भी हमारा मास कम है। तो इस रेफरेंस में जुपिटर को हम पृथ्वी से ले सकते हैं, अर्थ से ले सकते हैं। द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इसका रेफरेंस लिया गया है कि द एयर इनसाइड द रूम कंटेन मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देन 1 मोल ऑफ एयर। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार है। अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। या इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है प्रोटॉन के मुकाबले। लगभग 10⁻⁻27 में प्रोटॉन रहता है, 31 में इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब 10⁻⁻4 का डिफरेंस आता है दोनों में। द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा छोटी है, स्पीड ऑफ साउंड तो अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 रहता है, 320 शायद। और स्पीड ऑफ लाइट तो आप सबको पता ही है, 3 × 10⁸ ओके, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 पे। A new unit of length is chosen such that the speed of light in a vacuum is unity. What is the distance between the sun and the earth in term of new unit of light? Take 8 minutes and 20 seconds to cover this। मतलब क्वेश्चन ये है कि हमें एक न्यू यूनिट दे रखी है, जिस यूनिट में, मतलब एक मान लीजिए एक नया यूनिवर्स है हमारे पास, तो इस अलग यूनिवर्स में वैक्यूम में लाइट की स्पीड 1 यूनिट ही होती है। किसी भी यूनिटी को ले लिया तो वो यूनिटी आती है। एक यूनिटी मान लीजिए कोई ऐसा ही, मतलब यूनिट है कोई सी भी यूनिटी। ओके, तो और एक रेफरेंस दे रखा है हमें, तो कि अपने वाले यूनिवर्स में सन टू अर्थ लाइट को ट्रेवल करने में 8 मिनट एंड 20 सेकंड लगता है। ओके, तो हमको निकालना है कि उस नए यूनिवर्स में कितना टाइम लगेगा उस यूनिटी के हिसाब से। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन, सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा अर्थ एंड सन के बीच में। तो हमारे पास क्या है, एक तो लाइट की स्पीड पता है हमें 3 × 10⁸, और समय भी रखा है 8 मिनट 20 सेकंड। तो हम इससे हम अपना निकाल सकते हैं 500 × 3 × 10⁸मीटर। ये स्पीड आ गई है, सॉरी डिस्टेंस आ गई है अर्थ टू सन के बीच में। ओके, अब हमें निकालना है न्यू सिस्टम में, न्यू यूनिवर्स में। स्पीड ऑफ लाइट इन इन वैक्यूम इज यूनिटी।
सो द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, अब न्यू यूनिट ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ ओके, यूनिटी है ना, ओके। तो डिस्टेंस बिटवीन मतलब 3 × 10⁸ जो स्पीड ऑफ लाइट थी उसको यूनिटी मान लिया 1, तो डायरेक्ट जो बचा है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 500 यूनिट बचा रहेगा तब तो। इसको अपन अगर 1 करते हैं तो 500 यूनिट ही बना बचा रहेगा ये यूनिट। तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस ऑफ मेजरमेंट लेंथ, मतलब मैं निकालना है प्रिसाइज डिवाइस कौन सा है इन सब में। अब वर्नियर कैलिपर्स विद 20 डिवीजन ऑन स्लाइडिंग स्केल। अगला है स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 मीटर, सॉरी 1 मिलीमीटर and 100 division on the circular scale and optimum। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ये, अब इसमें हर चीज का लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट इसके हिसाब से 5 × 10⁻⁵ आ रहा है, और स्क्रू गेज का इसके हिसाब से 1 × 10⁻⁵ आ रहा है, ओके। और लीस्ट काउंट अगले इंस्ट्रूमेंट का जो मतलब वेवलेंथ पढ़ लेता है, मतलब वेवलेंथ का मतलब लगभग होती है थे 600 मान सकते हैं 600 इंटू सॉरी 6000 इंटू 10⁻⁻10 मान सकते हैं, ओके। एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम ये भी एक यूनिट है लेंथ की। इसको आपको आपको ये वेव ऑप्टिक्स में ज्यादा यूज होगा तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एवरेज वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट 6000 रहता है तो इसको यूज किया हमने, ओके। तो अ, सब में से सबका सबसे कम लीस्ट काउंट है सबसे लास्ट वाले का, तो हमारा आंसर भी सी ही होगा, ओके। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 1.7 पर। स्टूडेंट मेजर द थिकनेस, स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ ह्यूमन एयर बाय लुकिंग एट इट्स थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। ही मेक 20 observation and find that the average width of air, sorry, here in the field of the view of microscope is 3.5 millimeter. What is the estimate of the thickness of air here? Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है कि एक तो अगर हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो 100 मैग्निफिकेशन आ रहा है और ये 20 ऑब्जर्वेशन ले रहा है स्टूडेंट, ओके। और माइक्रोस्कोप से देखने पर 3.5 mm दिख रहा है इसे, तो हमें थिकनेस ऑफ एयर निकालना है। थिकनेस ऑफ एयर निकालने के लिए 3.5 mm जो हमारे पास दे रखा है माइक्रोस्कोप से अपॉन में 100, जो इससे हम लीस्ट काउंट निकाल देंगे। लीस्ट काउंट आया 0.035, तो यही अपना आंसर होगा, ओके। नाउ कम टू द 1.8। answer the following. You are given a thread and meter scale. How will you estimate the diameter of the thread? तो इसका एक स्टैंडर्ड आंसर होता है कि सबसे पहले उस थ्रेड को एक पेन पर लपेट लीजिए एज अ कॉइल, लाइक अ कॉइल, एंड एक दूसरे से सटाते हुए। उसके बाद सबसे पहले उसकी लेंथ निकाल लीजिए और कितना लेंथ आया लपेटने के बाद, और नंबर ऑफ कॉइल्स निकाल लीजिए कितने छल्ले बने हैं इसके, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा आ जाएगा। वेट, लेट मी रीड इट आल्सो। क्या सफर ए, wrap or thread a number of time on a round pencil so as to form a coil having its turn touching each other closely. Measure the length of its coil made by the thread with a meter scale. If n be the number of turn on the of the coil and I be the length of the coil, then the length occupied by each single turn, that is the thickness of the thread, equal to 1 by n. Okay, this is equal to this will equal to the diameter of the thread also, okay। तो इसी प्रकार के अगले क्वेश्चंस भी हैं बी और सी, तो इसको आई थिंक we will do we will do it also. You have to explore it because these are the theoretical questions. You have to first read it
The next question 1.9. The photograph of a house occupies an area of 1.7675 centimeter square on a 35 slide. The slide is projected on a screen. An area of house on the screen is 1.55 meters square. What is the linear magnification of projector screen adjustment? Okay, तो इस क्वेश्चन को आपको मतलब इस तरह से नहीं देखना है कि किस तरह से होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन के क्वेश्चंस पे आधारित है, तो इसके आपको शायद फॉर्मूले भी नहीं पता होंगे, तो इसको आपको या तो आप इस क्वेश्चन को देख के लर्न कर सकते हैं, या फिर यू कैन फाइंड इट आल्सो इन द टेक्स्ट बुक इफ यू रीड इट। तो मैं इसको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो here we have the area of house on the slide 1.75 into 1 centimeter square, तो इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया है। एंड एरिया ऑफ हाउस प्रोजेक्टर स्क्रीन दे रखा है 1.55 मीटर स्क्वायर। तो एरियल मैग्निफिकेशन होता है एरिया ऑन द स्क्रीन एंड अपॉन एरिया ऑन द स्लाइड। तो 1.55 मीटर स्क्वायर अपॉन 1.75 into 10 power minus 4, that is 8.857 into 10 power 3. It's our aerial magnification. If we want to find linear magnification, then we have to root it. Okay, then aerial magnification इसका रूट लेंगे तो 1.8 root of 8.857 into 10 power 3, that is 94.1. we will find it. Okay, now come to the 10th question. 10th question. In the 10th question we have to find the significant figures that I have discussed previously. तो पहला क्वेश्चन ये है 0.007। तो अब इसमें बहुत सारे केस आपको लर्न करने पड़ेंगे कि अगर हाँ ऐसा केस आता है कि 0.00 के बाद कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि इसमें हो गया ये ए वाले में है या फिर एफ वाले में है, तो इसमें क्या है जीरो के मतलब स्टार्टिंग में जितने जीरो है उनको गिनना नहीं है सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, फिगर्स में। जो बाद का जहां से डिजिट स्टार्ट हुआ है उसके बाद से सिग्निफिकेंट डिजिट अपने स्टार्ट हो जाएंगे गिनना। उसके बाद वाले जीरो है तो उसको हम वी विल टेक इट। तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया या फिर फिगर हो गया इसका 1 आया। अब ऐसा कोई है जिसमें टू इस तरह का नंबर दिया गया है, 10 पावर में कुछ पावर्स दी गई हैं, इस फॉर्म में दिया गया है, तो उसमें केवल जो नंबर है उसको लेते हैं 2.64। ओके, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसा तो मैंने बता ही दिया है, 0 पॉइंट के बाद जब भी इंटीजर आता है उसके बाद वाले सबको ले लेते हैं, सबको सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर्स मान लेते हैं। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। नेक्स्ट वाले में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अगले वाले में भी 4 हैं, अगले वाले में भी 4 हैं, क्योंकि यहाँ से आगे गिनेंगे तो 6032, these are the 4 significant figures. Okay, now come to the 11th question. The length, breadth and thickness of rectangular sheet of metal are given respectively. Given the area give the area and the volume of the sheet to correct significant figures. Okay, तो सबसे अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, हमको सबसे कम जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनमें अपना आंसर लाना होता है। तो इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है तो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में अपना आंसर लाना होता है। तो इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है 3 है, तो इसमें 2.01 में, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही हमें अपना आंसर चाहिए। तो इसमें हमने अब एरिया तो सब जानते ही है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। ओके, तो वी हैव टू फाइंड हियर वॉल्यूम। दिस इज आवर एरिया, दिस इज आवर वॉल्यूम। तो एरिया में इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 थे तो 8.5 आ गया। वॉल्यूम में 0.0855, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। Now come to the 12th question. The mass of a box measured by the Grosser balance is 2.30 kilogram. Two gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box.
what is the total mass of the box? First we have to find this, and after that the difference in the masses of piece to correct significant figure. सबसे पहले हमें मास निकालना है बॉक्स का, उसके बाद इसको ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में अपने अपना आंसर निकालना है। ओके, ये भी हो जाएगा। तो टोटल मास ऑफ बॉक्स तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐड करके। तो ऐड, अगर तीनों को ऐड करा, क्योंकि जो बचे हुए थे जो बाकी के वो ग्राम में दिए गए थे, सबसे पहले किलोग्राम में चेंज करेंगे इसे। तो 2.344 किलोग्राम इसका आंसर आया, टोटल मास ऑफ बॉक्स। और इसके बाद क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है आंसर, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2.3 यानी कि 2। तो डिफरेंस ऑफ मास क्या है? डिफरेंस ऑफ मतलब सिंस द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पीसेस इज 1, therefore the total mass of the box is 2.3। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है इसका आंसर, दैट इज 2.3। ओके, तो डिफरेंस ऑफ मास निकालना है अभी। 2.17 minus 2.15, that is 0.02। Since the least number of decimal places is 2, so the difference masses to be correct significant figures is 0.02. Okay, this is our 10th question. Now come to the 13th question. A famous relation in physics, relative moving mass. Yeah, ये आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला एक फॉर्मूला है जो आइंस्टीन ने दिया था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से ले जाएंगे तो उसका मास घट जाता है या फिर एनर्जी में चेंज हो जाता है। ये उसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है। फेमस रिलेशन फिजिक्स रिलेटिव मोशन मास। ओके, एम इज द रेस्ट मास एम। अब देखिए, अब मूविंग मास है एम, रेस्ट मास है एम नॉट of a particle in terms of its speed v and the speed of light c. Okay, this is a relation first arose a consequence of special relativity due to Albert Einstein। जैसा कि मैंने बताया, a boy recalled the relation almost correctly but forgot where to put the constant c. He write, तो इसमें क्या है कि एक बच्चा है जिसने फॉर्मूला लिख दिया है बट उसे सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट को कहाँ पुट करना है ये भूल गया है। तो हमें वी हैव टू फाइंड वेयर वी कैन पुट द दैट कांस्टेंट सी। ओके, तो इसके इसके लिए क्या है कि थोड़ी सी एक प्रॉपर्टीज रहती है थोड़ी सी, तो इसको फॉर्मूला इसका सीधा निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली कि कैसे इसको करना है। देखो, ये है अपना वेलोसिटी नीचे, तो क्या था कि हमें सी को कहाँ पुट करना है ये निकालना है। तो अब इधर मास है अपना, ये हमारा मास है और साइड में भी मास है, मास अपॉन कुछ क्वांटिटी है, वेलोसिटी है। तो हमें इस तरह रखना पड़ेगा कि ये जो वेलोसिटी है वो कट जाए आपस में, मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन बचे ना, ताकि मास दोनों साइड बराबर हो सके। तो हमें सी को यहाँ रखना पड़ेगा, मतलब अपॉन में सी रखना पड़ेगा, वी स्क्वायर अपॉन सी, जिससे वेलोसिटी कट जाएगा, वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं बचेगी और दोनों साइड मास बराबर रहेगा, यानी कि m इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रूट। ओके, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज अवर 14th क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ लेंथ convalent of on the atomic scale is known as the angstrom, जैसा कि हमें पता है, and is denoted by the a naught। 1 a naught equal to 10 power minus 10 meter। The size of hydrogen atom is about 0.5 angstrom। What is the total atomic volume of in meter cube of a mole of hydrogen atom? Okay, तो इसमें वॉल्यूम निकालना है एक मोल हाइड्रोजन एटम का, मतलब एक मोल यानी कि 2.33 इंटू 10 पावर 23, इतने एटम्स का वॉल्यूम कितना होगा। तो इसमें क्या रहेगा, साइज ऑफ एटम, एक एटम का साइज है 0.5, तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। तो एक हाइड्रोजन एटम को हम अज्यूम कर रहे हैं इट विल बी अ स्फीयर,
तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमें इसका एक हाइड्रोजन एटम का निकाला है, तो आया है 5.23 इंटू 10⁻⁻31 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है एक हाइड्रोजन एटम का। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो हाइपोथेसिस वी the 1 mole hydrogen atom contains 6.023 into 10⁻23 atoms। ओके, ये इतना तो पता ही है हमें, मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ा है। एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हमें एक मतलब एटॉमिक वॉल्यूम निकालना है एक मोल के लिए। तो एक एटम का तो वॉल्यूम पता है, अब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के लिए निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे दैट, सो वी कैन फाइंड द 1 मोल हाइड्रोजन एटम वॉल्यूम 3.15 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। तो 15th क्वेश्चन पे आते हैं। द 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at its standard temperature and pressure occupy 22.4 liter molar volume. What is the ratio of molar volume to the atomic volume of a mole of hydrogen? Take the size of hydrogen molecule to be a 1 angstrom. What is the ratio of solar? Okay, so here it's our 17th question. तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दे रखा है Vg इक्वल टू 22.4 लीटर, दैट इज 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है 1a/2, मतलब रेडियस क्या है, डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर उसका 1 एंगस्ट्रॉम है, तो बाई 2 करेंगे तो 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एस्फीयर 2.5238 into 10⁻30 meter cube. So 1 mole contains 6.023 into 10⁻23, जो तो जैसा कि हमें अभी किया था। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इतना आया है। ये प्रोसेस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो Vg अपॉन Vh। तो Vg क्या है 22.4 into 10⁻³ अपॉन 3.1548 into 10⁻⁻7, that is 7.1 into 10⁻⁴. The ratio is very large. This is because of interatomic separation in the gas is very large compared to the size of hydrogen molecule. Okay, so we have find it. Now come to the 16th question, that is explain the common observation clearly. If you look out of a window of a fast moving train, the nearby tree houses seem to be moved rapidly in the opposite direction to the train motion, but the distant object, hill, top, moon, and star seems to be stationary. In fact, since you are the aware that you are moving, these distant objects seem to move with you. ओके, तो क्वेश्चन सीधा यही है, एक्सप्लेन करना है कि जो हम ट्रेन या फिर बस में जाते हैं तो पास वाली चीजें बहुत फास्ट रैपिडली मूव करती दिखती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, बट जो दूर रखी हुई चीजें हैं वो हमें इतना मतलब क्लियरली रैपिडली मूव करते हुए नहीं दिखती। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब जो हमारे पास में है मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी पास में चीजें हैं, वो हम मतलब उनको हम देख रहे हैं कि पास में है, वो रिलेटिवली ज्यादा फास्ट चल मतलब वो रिलेटिवली उनके पास से हम ज्यादा पास जा रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी मतलब दूरी पर रखी हुई चीज को देखें तो उससे जो जितना मतलब दूर जानेंगे, तो एरियल जो होगा, एरियल डिग्री, ऐसे मैं बताता हूँ इसका एग्जांपल। ओके, देखो, तो ये बस मान लीजिए, ये पेड़ मान लीजिए। ओके, तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, तो ये उसका एरियल डिग्री है, एरियल एंगल। तो इसका एरियल एंगल रैपिडली चेंज होगा जैसे जैसे ये आगे जाएगा, ये इतना आगे चले जाएगा तो इसका एंगल बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अगर हम
किसी दूर रखी हुई चीज को लेते हैं, इस चीज को, तो इसका एंगल पहले से ही बहुत कम है, इसका एंगल पहले से ही बहुत कम है, और जो थोड़ा सा मूव करेगा ना तो ज्यादा एंगल में चेंज नहीं आएगा। अब चेंज नहीं आ रहा है ज्यादा, तो इस यही कारण है कि हमें दूर रखी चीजें में ज्यादा डिफरेंस चेंज नहीं, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता कि हाँ निकल रहा है, बट इट्स ऑल्सो रैपिडली चेंज। या नाउ कम टू द 17th क्वेश्चन। The sun is hot plasma, ionized matter, with its inner core at temperature exceeding 10 power 7 K Kelvin तक, and its outer surface at the temperature of about 600 Kelvin. At these high temperatures, no substance remains in the solid state or liquid phase. In what range do you accept the mass density of the sun to be in the range of densities of solid and the liquid of gases? Check if your guess is correct from the following data: mass of the sun and the radius of sun. तो हमारे पास क्या है, मास दे रखा है 2 × 10⁻30 किलोग्राम, दैट इज, और इसका रेडियस है 7 × 10⁸ वॉल्यूम ऑफ सन हम स्फीयर की सहायता से निकाल लेंगे वॉल्यूम, एंड इसकी डेंसिटी है, हम मास अपॉन वॉल्यूम से इसकी डेंसिटी निकाल लेंगे। ओके, तो मास डेंसिटी ऑफ सन इज इन द रेंज ऑफ मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन लिक्विड एंड नॉट गैसेस। ओके, तो ये हमारे आज 17th क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसके अलावा कुछ चीजें होती हैं इसी चैप्टर में, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि क्या क्या चीजों को आपको और अच्छे से करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन आता है ये पेंडुलम वाला। तो आ, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो एक पेंडुलम वाला क्वेश्चन आप इसको 1.67 को अच्छे से स्टडी करें। ओके, नेक्स्ट, चेकिंग ऑफ डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, ये भी बहुत ज्यादा जेई में पूछे जाने वाला टॉपिक है। ओके ओके गाइस, so I think our chapter is completed here. I'm searching for something that important to you. So one of the important thing is that uh, vernier calipers and screw gauge problems are more important in the view of JEE, because when I was in the JEE preparation, I was a JEE aspirant. I used to do that questions because these are important. Always in the in every year there should be a one question at least. Okay, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, so I will wrap up this now. Goodbye guys.